Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any. हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र सिंह। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के प्रवाह तंत्र के बारे में, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। उन नदी में से हमने की थी चंबल नदी। तो दोस्तों अब हम करने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सी नदी करेंगे, बनास। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बनास नदी की। तो जो दोस्तों बनास नदी है उसकी जो कुल लंबाई है वो बताई जाती है 512 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 512 किलोमीटर। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको तीन नदियां बता दूं जो ऐसी राजस्थान की है। तीन ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों में से होकर गुजरती है, चंबल, बनास और लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में हम बाद में जानेंगे। चंबल नदी के बारे में जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि बनास नदी जिन 6 जिलों से गुजरती है राजस्थान के, वो 6 जिले कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है मैंने। रांची, भील, भिये है दोस्तों, ये रांची, भिये, टोस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब इनसे कौन से 6 जिले बनते हैं। तो देखिए दोस्तों रा से राजसमंद। कौन सा दोस्तों? रा से राजसमंद। ठीक है दोस्तों। ची से चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला बना दोस्तों? ची से चित्तौड़गढ़। उसके बाद में देखिए बी से भीलवाड़ा। क्या बना दोस्तों? बी से भीलवाड़ा। उसके बाद में देखिए दोस्तों ए से अजमेर। क्या बना? अजमेर। टों से टोंक। और सह से जैसा कि हम सभी जानते हैं सवाई माधोपुर। क्या बना? सह से सवाई माधोपुर। अब देखिए दोस्तों एक बार फिर से, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, भी से भीलवाड़ा, ए से अजमेर, टों से टोंक, सह से सवाई माधोपुर। अब दोस्तों हम बनास नदी का डायग्राम बना के, डायग्राम के थ्रू समझेंगे बनास नदी को, जिसमें दोस्तों हमारी बनास की कुछ सहायक नदियां भी उसी के साथ में हो जाएगी क्लियर। बनास नदी दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है किस नदी की सहायक है? चंबल नदी की, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बनास नदी है वो किस नदी में आके मिलती है? चंबल नदी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इसका डायग्राम। अब देखिए दोस्तों ये सहायक नदियां बना दी। अब इनके हम नाम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये होगी बेड़च, गंभीरी, मेनाल, और दोस्तों ये होगी कोठारी, कोठारी। उसके बाद में देखिए खारी, मानसी,
खारी, मानसी, ढूंढ, और ये होगी मरेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बेड़च, गंभीरी, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, ढूंढ, मोरेना। ये क्या है? सभी नदियां बनास नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर। खमनोर, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो पड़ता है राजसमंद में। कहां पे पड़ता है दोस्तों? राजसमंद। राजसमंद में पड़ता है खमनोर, कुंभलगढ़, जहां से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। अब देखिए बेड़ज नदी जो बनास नदी में मिलती है, तो बेड़ज नदी बनास नदी में कहां पे आके मिलती है? तो देखिए ये मिलेगी दोस्तों यहाँ पे, जहां पे त्रिवेणी संगम बन रहा है, ये बनती है मांडलगढ़। मांडलगढ़ के बिकोद गांव में, और ये जो मांडलगढ़ बिकोद है ये पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में। कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा। यहाँ पे क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। क्या बनता है दोस्तों यहाँ पे? त्रिवेणी संगम। तो कौन कौन सी नदी मिलती है त्रिवेणी संगम पे? बेड़च और मेनाल। कहां पे मिलती है? मांडलगढ़, बिकोद, भीलवाड़ा। और जो मेनाल नदी है उसका उद्गम स्थल है मांडलगढ़। ये दोस्तों मांडलगढ़ से स्टार्ट होती है और मांडलगढ़ में ही बनास नदी में जाकर मिल जाती है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा, वो आप लिख लेना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो गंभीरी नदी है उसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, एमपी से ये स्टार्ट होती है, एमपी के रतलाम। देखिए दोस्तों, जो गंभीरी नदी है वो स्टार्ट होती है एमपी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले, रतलाम के अंदर पाया जाता है जावरा की पहाड़ियां। जावरा की पहाड़ियां हैं जहां से गंभीरी नदी का उद्गम स्थल है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो गंभीरी नदी है वो राजस्थान में कहां पर आकर प्रवेश करती है। तो दोस्तों जो गंभीरी नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है निम्बाहेड़ा जो पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहां पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। और उसके बाद एक गंभीरी नदी बेड़च नदी में कहां पर आकर मिलती है? तो ये मिलती है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी किस में मिल गई? बेड़च नदी में। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल एमपी, रतलाम, जावार की पहाड़ियां, राजस्थान में प्रवेश निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, बेड़च नदी में चित्तौड़गढ़ में। अब देखिए बेड़च नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों जो बेड़च नदी है वो गोकुंदा की पहाड़ी, गोकुंदा की पहाड़ी, उदयपुर, गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, दोस्तों ये जो बेड़च नदी है इसका उद्गम स्थल है गोकुंदा की पहाड़ी, उदयपुर। और दोस्तों जो बेड़च नदी है उस पर आहड़ सभ्यता भी है। आहड़ सभ्यता के बारे में भी हमें बेड़च नदी से प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कोठारी नदी की तरफ। तो दोस्तों जो कोठारी नदी है इसका उद्गम स्थल बताया जाता है देवरा, देवरा राजसमंद। देवरा राजसमंद से इसका उद्गम स्थल है और ये बनास नदी में आके मिलती है नंदराय,
नंदराय भीलवाड़ा। नंदराय भीलवाड़ा में कहां पे मिलेगी ये? बनास नदी में, नंदराय भीलवाड़ा में। और कोठारी का उद्गम स्थल देवरा राजसमंद। अब देखिए आगे की तरफ खारी नदी। तो दोस्तों जो खारी नदी है उसका उद्गम स्थल है बीजराल। बीजराल जो भी पड़ता है राजसमंद में। कहां पे पड़ता है बीजराल दोस्तों? तो राजसमंद में। अब देखिए दोस्तों ये मानसी नदी, जो मानसी नदी है उसका उद्गम स्थल है शाहपुरा। शाहपुरा ये भी है, ये है भीलवाड़ा में। कहां पे है दोस्तों? शाहपुरा, भीलवाड़ा। और मानसी, खारी और बनास ये तीनों यहां पर एक त्रिवेणी संगम और बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? त्रिवेणी संगम। अब आप कहोगे कि त्रिवेणी संगम कहां पे बनाती है? तो जो दोस्तों ये त्रिवेणी संगम है ये बनता है राजमहल टोंक। कहां पे बनता है दोस्तों? ये राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदी मिलती है? खारी, मानसी और बनास। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। जो कहां पे बनता है? राजमहल टोंक। अब बात करते हैं हम ढूंढ। तो दोस्तों जो ढूंढ है वो जयपुर के अतरोल, जयपुर अतरोल, अतरोल से इसका उद्गम स्थल है। और ये मुरैना है, इसमें मिलती है लाल सोटा दौसा। लाल सोटा दौसा में ये कहां, कौन सी नदी में प्रवेश करेगी? मुरैना नदी में। और अब हम बात करेंगे मुरैना नदी का उद्गम स्थल। तो मुरैना नदी का उद्गम स्थल है चैनपुरा। जयपुर में एक कच्ची बस्ती है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और ये बनास नदी में आकर मिलती है हाड़ौती। हाड़ौती जो कि आता है करौली में। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आगे जाकर चंबल नदी में विलुप्त हो जाती है। अब हम जानेंगे चंबल नदी में ये कहां पे विलुप्त होती है। तो दोस्तों चंबल नदी है उसमें ये होती है रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट जो है सवाई माधोपुर में। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। एक बार फिर से देखिए, दोबारा थोड़ा सा देखिए। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर, कुंभलगढ़, राजसमंद से। इसकी सहायक नदियां बेड़च, गंभीरी, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, ढूंढ, मुरैना। अब देखिए बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर, गंभीरी नदी का मध्य प्रदेश के रतलाम जावेरा की पहाड़ी से। और ये राजस्थान में प्रवेश निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, बेड़च में प्रवेश चित्तौड़गढ़। और बेड़च, मनाल और बनास त्रिवेणी संगम कहां बनता है? मांडलगढ़, बिगौद, भीलवाड़ा। और मेनाल का उद्गम स्थल मांडलगढ़। अब देखिए कोठारी, कोठारी का उद्गम स्थल राजसमंद, देवरा। और बनास नदी में संगम नंदराय, भीलवाड़ा। और खारी में देखिए बीजराल, राजसमंद से स्टार्ट होती है और मानसी होती है शाहपुरा, भीलवाड़ा से। और त्रिवेणी संगम कहां पे बनता है दोस्तों? तो राजमहल टोंक। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सा बनता है? मानसी, खारी और बनास का। उसके बाद देखिए ढूंढ, अतरोल जयपुर से। और मनेरा चैनपुर जयपुर से। लाल सोटा में, मुनेरा में ढूंढ मिलती है। और यह बनास नदी में मिलती है हाड़ौती, करौली में। और जो बनास नदी है वो चंबल में जाके विलुप्त हो जाती है, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। और दोस्तों जो बनास नदी है वो एक बरसाती नदी है जिसमें बारिश के समय में अधिक जल पाया जाता है। और इसमें देखिए त्रिवेणी संगम कितनी बार बने? 2 बार। फर्स्ट कहां पे बना? बेड़च, मेनाल और बनास का, मांडलगढ़, बिकौल, भीलवाड़ा में। और द्वितीय बना खारी, मानसी, बनास कहां पे बना? राजमहल टोंक में। कर दी क्या? हाँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बाणगंगा। कौन सी नदी की बात करते हैं दोस्तों? अब हम
बाण गंगा। तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तीसरी प्रमुख नदी है बाण गंगा। तो जो दोस्तों बाण गंगा है वो थोड़ी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी याद हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों जो बाण गंगा है उसका उद्गम स्थल बाणगंगा नदी है दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 380 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर। और राजस्थान में है 240 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वो है बैराठ की पहाड़ी जयपुर से। कहां से दोस्तों? बैराठ की पहाड़ी जयपुर। बैराठ की पहाड़ी जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। और दोस्तों ये नदी 3 जिलों में गुजरती है, जो है जयपुर, दौसा और भरतपुर। कौन कौन से दोस्तों 3 जिले, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं? जयपुर, दौसा, भरतपुर। इसकी कुल लंबाई अपनों ने देखी थी 380 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। ये जो नदी है इसके तट पर बैराठ सभ्यता, तट पर बैराठ सभ्यता और मौर्यकालीन मौर्य युग के अवशेष, और क्या मिला है दोस्तों इसके तट पर? मौर्य युग के अवशेष मिले हैं, बैराठ सभ्यता मिली है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर। राजस्थान में 240, जयपुर, दौसा, भरतपुर 3 जिलों में जल प्रवाहित। उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ी जयपुर। और ये विलय होती है दोस्तों यमुना में। यमुना है उत्तर प्रदेश, आगरा के पास में मिलती है दोस्तों ये फतेहाबाद में। आगरा, फतेहाबाद। तो दोस्तों ये आगरा के पास में फतेहाबाद में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है यमुना नदी में। अब देखिए बाणगंगा की शुरुआत है, उद्गम स्थल है वो है बैराठ की पहाड़ी जयपुर। और ये 3 जिलों से गुजरती है, जयपुर, दौसा, भरतपुर। इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। और राजस्थान में पूछे तो 240 किलोमीटर। और इसके तट पर बैराठ सभ्यता और जो मौर्यकालीन युग था उसके कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां थी वो हमारी संपूर्ण हो चुकी है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि आंतरिक प्रवाह में गिरने वाली नदियां। तो देखिए आंतरिक प्रवाह, अब देखिए दोस्तों आंतरिक प्रवाह में गिरने वाली नदियां। तो आप सभी को पता है कि जो आंतरिक प्रवाह है वो जल का कितना प्रतिशत भाग रखता है? 60%। जैसा कि हम सभी ने पहले जाना था, कितना प्रतिशत भाग रखता है? 60%। अब देखिए कि जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, एक तो है काकनी, कांतेली, मेंथा, रूपनगढ़, घग्गर। ठीक है दोस्तों। देखिए प्रमुख रूप से आंतरिक प्रवाह वाली मुख्य नदियां कांगनी, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, घग्गर और एक और रहेगी बच गई दोस्तों साबी। तो कौन कौन सी होगी? काकनी, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, घग्गर और साबी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कांतली नदी की। तो देखिए कांतली नदी, तो देखिए दोस्तों जो कांतनी नदी है उसका प्रवाह 2 ही जिलों में होता है, वो है सीकर और झुंझुनू।
सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी का प्रवाह होता है। कांतली नदी का प्रवाह किन किन जिलों में होता है? सीकर और झुंझुनू में। अब हम जानेंगे कांतली नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों जो कांतली नदी है उसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी सीकर। सीकर में दोस्तों खंडेला की पहाड़ियां हैं जहां से कांतली नदी का क्या होता है? उद्गम स्थल। वहां से ये स्टार्ट होती है और ये चूरू और सीकर की सीमा पर चूरू व झुंझुनू की सीमा पर दोस्तों एक गांव है मंडरेला। कौन सा गांव है? मंडरेला। वहां पर जाकर दोस्तों जो कांतली नदी है वो विलुप्त हो जाती है। तो देखिए उद्गम स्थल मंडरेला की खाड़ी, सीकर, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम स्थल है और विलुप्त होती है। चूरू व झुंझुनू की सीमा पर गांव पड़ता है मंडरेला, वहां पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसी नदी है जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी। और दोस्तों जो कांतली नदी है वो झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? झुंझुनू को दो भागों में विभाजित। तो देखिए दोस्तों जो कांतली नदी है वो झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है और शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर से गुजरती है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 100 किलोमीटर। और दोस्तों ये नदी है, इस नदी को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। कांतली नदी को किसकी जननी कहा जाता है दोस्तों? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ी सीकर और विलुप्त चूरू व झुंझुनू की सीमा पर गांव पड़ता है मंडरेला, वहां पर जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और शेखावाटी क्षेत्र में अगर कोई पूछ ले कि शेखावाटी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो कौन सी होगी दोस्तों? कांतली। और झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कांतली। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी अगर कोई पूछ ले तो वो भी कांतली नदी होगी। और कांतली नदी है वो दो जिलों में से गुजरती है, सीकर और झुंझुनू। और अब हम करेंगे दोस्तों घग्गर नदी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे घग्गर नदी के बारे में। घग्गर, तो दोस्तों देखिए घग्गर नदी के उपनाम। तो दोस्तों घग्गर नदी है इसे मरत नदी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्राचीन काल में नदी थी, लेकिन अब दोस्तों इसमें जो पानी है वो नाम मात्र का ही रह गया है, या फिर बाढ़ या नदी आने पर ये नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया मरत नदी। और दोस्तों इसे वैदिक काल में दोस्तों इसका नाम था सरस्वती नदी। वैदिक काल में दोस्तों घग्गर नदी को सरस्वती नदी का नाम भी दिया गया था। और मरत नदी और सरस्वती नदी ये दो घग्गर नदी के उपनाम हो गए। अब देखते हैं घग्गर नदी को डायग्राम से।
जो दोस्तों घग्गर नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का क्या होता है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कहां से है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के शिमला के शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। उसके बाद में ये हिमाचल से होती हुई पंजाब और हरियाणा के अंदर दोस्तों इस नदी में एक झील है, उस झील का नाम है ओटू झील। कौन सी झील है दोस्तों? ओटू झील। तो दोस्तों ये देखिए उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश, शिमला शिवालिक की पहाड़ियां, और उसके बाद ये कहां से आती है राजस्थान में? तो पंजाब हरियाणा से होती हुई हरियाणा में कौन से? ओटू झील। ओटू झील के बाद में दोस्तों ये प्रवेश करती है राजस्थान में। राजस्थान के दोस्तों जो घग्गर नदी है ये 2 जिलों से गुजरती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखिए कि जो घग्गर नदी है उसका राजस्थान में प्रवेश कहां पर होता है? तो दोस्तों जो ये प्रवेश है ये राजस्थान में होता है हनुमानगढ़। तो आपको पता चल ही गया, हनुमानगढ़ के टिब्बी में गांव है दोस्तों तलवाड़ा गांव से घग्गर नदी का हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश होता है। और जो हनुमानगढ़ है उसमें इस नदी के किनारे भटनेर का दुर्ग और कालीबंगा सभ्यता, जो कालीबंगा सभ्यता है वो कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के पास में मिली है, और भटनेर का दुर्ग भी घग्गर नदी के पास में ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आते हैं हम गंगानगर। तो गंगानगर की ये 2 क्षेत्रों में से गुजरती है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। और दोस्तों ये जो घग्गर नदी है ये यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में हनुमानगढ़ के भटनेर के पास में आकर एक बार विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब कभी भी कोई बाढ़ या बरसात आती है तो और इसमें पानी अधिक हो जाता है तो ये गंगानगर के सूरतगढ़ अनूपगढ़ में प्रवेश करती है। वैसे ये भटनेर के दुर्ग में एक बार आकर विलुप्त हो जाती है। और दोस्तों जो बारिश का समय होता है, जिस समय इस नदी में जल आता है, उस समय जो अनूपगढ़ क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जल पाया जाता है। सबसे अधिक जल कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है अनूपगढ़ में। उसके बाद दोस्तों जो घग्गर नदी है वो राजस्थान से निकलने के बाद में पाकिस्तान देश में जाती है। कहां पर जाती है दोस्तों? पाकिस्तान के बहावलपुर में जाती है। और इसका जो दोस्तों अंतिम बिंदु जो दोस्तों घग्गर नदी है वो पाकिस्तान के बहावलपुर में प्रवेश करती है। और इसका जो अंतिम बिंदु है वो है फोर्ट अब्बास। क्या है दोस्तों? फोर्ट अब्बास। और यहां पर दोस्तों जो घग्गर नदी है इसका नाम है हकरा। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नाम से जानते हैं, फोर्ट अब्बास के पास में, जो कि इसका अंतिम बिंदु है। और राजस्थान में घग्गर नदी को जानते हैं दोस्तों नाली। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नाली नाम से
राजस्थान में घग्गर नदी को जानते हैं। राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़, टिब्बी, तलवाड़ा में। और कौन कौन से राज्य से होती हुई आती है? हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल, शिमला शिवालिक की पहाड़ियों से, पंजाब हरियाणा से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। और हरियाणा में इस नदी पर ओटू झील बनाई गई है। थैंक यू दोस्तों। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में।